चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है आज का हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 केल्विन। कोई भी सबस्टेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसका 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जितनी भी हीट देंगे 1 डिग्री राइज करने के लिए उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। जो सबस्टेंस देर से हीट अप होता है हम कहते हैं उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। जो थोड़े से हीट पे हीट अप हो जाता है थोड़े से टाइम पे, तो हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी कम है। जैसे आपके पास वाटर है और ऑयल है, ऑयल जल्दी हीट अप हो जाता है तो हम कहेंगे ऑयल की हीट कैपेसिटी कम है, और वाटर देर से हीट अप होता है तो हम कहेंगे वाटर की हीट कैपेसिटी ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका यूनिट अगर आप लिखेंगे जूल पर केल्विन होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड नेचर ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी। अगर आपके पास थोड़ा सा सबस्टेंस होगा वो कम टाइम लेगा, ज़्यादा सबस्टेंस होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, और नेचर पे भी डिपेंड करेगी। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब देखें हम क्या करना चाहते हैं, हम हमेशा 1 किलोग्राम की बात करेंगे। तो जब हम 1 किलोग्राम सबस्टेंस की बात करेंगे और उस सबस्टेंस का हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सबस्टेंस थ्रू 1 केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी छोटी सी से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसका यूनिट है जूल पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। एक बात याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मास हमेशा 1 किलोग्राम होगा। इसीलिए हम कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सबस्टेंस पे। हीट कैपेसिटी दोनों पे डिपेंड करेगी, पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगी। There is a relationship between heat capacity and specific heat capacity। तो कैपिटल C बेसिकली हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और छोटी जो सी है वो स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपको किसी सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है तो आप जब उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी मिलेगी। आप कुछ वैल्यूज भी याद रखने हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4180 जूल पर केजी पर केल्विन है। इस तरीके से जो आइस की हीट कैपेसिटी है वो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है। अच्छा, हम बार बार कहते हैं कि कैलोरी हम कहते हैं कि हीट का यानी एनर्जी का यूनिट है। तो भाई कैलोरी कितनी हीट होती है, तो हम कहते हैं कैलोरी हम उस हीट को कहते हैं जो वाटर का 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करे। जो एनर्जी वाटर के 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगी उसको कैलोरी कहेंगे। पर अगर आप वाटर का 1 किलोग्राम लेंगे तो फिर किलो कैलोरी होगी। यानी the heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin degree that is called 1 kilocalorie। पर जब आप कैलोरी लेंगे तो मास जो है ग्राम्स में लेंगे। उसके बाद है, अब जैसे हम बात करते हैं गैस की, तो गैस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, वहाँ पे हम ले रहे थे 1 kg, यहाँ पे हम लेंगे 1 मोल। जब 1 मोल लिखा होगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 केल्विन। तो अब यहाँ पे हम पहले मास लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम मोल लिखेंगे, तो इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ये रिलेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में रिलेशन है। अगर आप यानी एम जो है, यहाँ पे एम जो है वो मोलर मास है। सपोज करें अगर मैं कहता हूँ वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? वाटर की हीट कैपेसिटी आपको पता है 4200 भी हम अप्रोक्सीमेट करके लेते हैं, और आपको पता है वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है। ग्राम को जब केजी में करोगे तो -3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक 76 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ना,
वो हम कहते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है। तो हमारे पास एक CV है, एक CP है। सबसे पहले CP समझते हैं। CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उस दौरान हम उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट रखेंगे। यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of substance through 1 Kelvin at constant pressure। यानी यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ही होगा और उसका हम 1 डिग्री टेम्परेचर ही राइज करेंगे, पर करेंगे क्या? ड्यूरिंग द प्रोसेस वी मेंटेन द प्रेशर, यानी प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस दौरान हम क्या करेंगे? सब्सटेंस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन है। ये जो CP होती है ना, ये ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, और जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करते हैं तो कुछ इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर राइज करने में हीट यूटिलाइज होती है और कुछ का वर्क होता है। इसलिए हम कहते हैं CP इज ग्रेटर देन CV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क नहीं होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में हम जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे ना, वो सारी की सारी टेम्परेचर राइज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। याद रखिएगा बात, कोई भी गैस हो, मोनो एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, कोई भी हो, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। और इनके बीच में डिफरेंस क्या है? CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R इज व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है। CP इज ग्रेटर देन CV, ये क्वेश्चन आया था फॉर मोनोएटॉमिक गैस। भले आपके पास मोनोएटॉमिक हो या डायटॉमिक हो, CP हमेशा CV से ग्रेटर होगी। ये मेरी बात समझ लें। अब हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस हो सकती हैं, हमारे पास डायटॉमिक हो सकती हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है मोनो एटॉमिक, इसका मतलब होता है जिसके पास एक एटम हो, जैसे नोबल गैसेस हैं। इसके लिए CV का जो वैल्यू होता है वो 3/2R होता है, और CP का जो वैल्यू होता है वो 5/2R होता है। इस तरीके से अगर आपके पास डायटॉमिक गैस है तो CV का वैल्यू 5/2R होगा और CP का वैल्यू 7/2R होगा। अब यहाँ पे हम एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसको कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। सो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसको गामा से शो करते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज द रेशियो ऑफ CV/CV, CP/CV, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक होगी तो मोनो एटॉमिक के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे CP। सो CP का वैल्यू है 5/2 और CV का वैल्यू है 3/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 5/3। और अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 1.22 होगा। इस तरीके से अगर डायटॉमिक गैस होगी तो डायटॉमिक के लिए आप CV लिखेंगे 7/CP लिखेंगे 7/2 और ये लिखेंगे 5/2। तो फाइनली आपके पास आएगा 7/5 मीन्स 1.4। तो ये जैसे एयर हमारे पास होती है, एयर के अंदर डायटॉमिक गैस होती हैं, तो एयर के लिए गामा का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.4 होता है। अब ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करते हैं ना, उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो लेटेंट हीट वो हीट होती है जो फेज को चेंज करती है, यानी सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में। तो इस तरीके से हमारे पास 2 लेटेंट हीट्स हैं। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली ये फ्यूजन होता है, और इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम सॉलिड इन लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी हर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट होती है। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलोग्राम लिक्विड इन वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। इसी तरीके से अब हम सबसे